की है। मैंने अपनी कॉलेज की शिक्षा जयपुर के जयपुर के पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है। उसके पश्चात 2017 से वर्तमान तक मैं नगर पालिका देवगढ़ में कनिष्ठ लिपिक के रूप में भूमि शाखा में कार्यरत हूँ। फुटबॉल खेलना, कविताएं लिखना मुझे सर अच्छा लगता है। 5 किलोमीटर पैदल चाल में मैंने राज्य स्तर पर कांस्य पदक प्राप्त किया हुआ है। अच्छा, क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी अभी तक की अपने कार्य, अपने जो आपने अभी तक जो जॉब किया है उसके हिसाब से? सर, जो दीनदयाल विशेष योजना शिविर लगा था, उसमें जिले में सर्वाधिक जो विशेष योजना है उनका पंजीयन मैंने करवाया था। इसके अतिरिक्त सर, जो ऑक्शन हुए थे नगर पालिका देवगढ़ में भूमि के, वो डी क्लास नगर पालिका के अंतर्गत पूरे राजस्थान में सर्वाधिक जो राजस्व का अर्निंग है वो मेरे द्वारा किया गया था। इसके अलावा नगरीय विकास कर होता है, नगरीय विकास कर में जो तय लक्ष्य थे पिछले वर्ष के, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमने उसका राजस्व का अर्जन किया है। तो ये तीन बड़े उपलब्धियां मेरे लिए रही सर। बहुत अच्छा। आप मुझे ग्रामीण विकास की कोई 5 योजनाओं का नाम बताइए। सर, ग्रामीण विकास में जल शक्ति मिशन का जो स्कीम चल रही है वो है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। नरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा सर, डीएमएफटी के फंड हैं, उनके द्वारा जो ग्रामीण सड़कें हैं उनका विकास किया जा रहा है। इन सब में आपको कौन सी योजना सबसे ज़्यादा प्रभावी लगती है और इसका क्या कारण है? सर, इन सब में मुझे जो नरेगा जो योजना है, अ, उनका जो उसको जिस तरह से यूज किया जा रहा है कई क्षेत्रों में, कई गांवों में, वो मुझे बहुत प्रभावी लगती है। क्योंकि सर ये कंस्ट्रक्टिव योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको स्थानीय स्तर पे ही रोजगार मिलता है, जिससे माइग्रेशन रुकता है और गांव में सकारात्मक विकास भी होता है। तो इस योजना का नाम नरेगा है या मनरेगा है? तो ये मनरेगा है सर। माफी कब चाहूंगा सर। हुई ये नरेगा से मनरेगा कब हुई है? सर, ये 2009 में हुई थी। अच्छा। अच्छा, आप ये ब्लॉकचेन तकनीक का आप नाम सुनते हैं, ब्लॉकचेन क्या है ये? सर, ये ब्लॉकचेन जो तकनीक है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आधारित है। श्योर है सर आप इसके बारे? सर इसमें मैं अभी इतना रिकॉल कर रहा हूँ, सॉरी सर। आपने कहा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे पर आधारित है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बता दीजिए, ये क्या है? सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। इसमें सर प्रत्येक जो वस्तु है, जो घरेलू सामान है, वो अपने आप में एक सिस्टम में कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। और जो इंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से ये इनकी कंट्रोलिंग होती है। क्रिप्टो करेंसी हम कई बार पढ़ते हैं, अखबारों में आता रहता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये? सर, क्रिप्टो करेंसी सर ये एक आभासी मुद्रा है, जिसे हम डिजिटल मुद्रा भी कह सकते हैं। जैसे हम बिटकॉइन बिटकॉइन है, और ये इसके कुछ एग्जांपल है सर। भारत में क्या मान्यता प्राप्त है क्रिप्टो करेंसी को? नहीं सर, भारत में वर्तमान में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में कोई डिसीजन आया है कि क्रिप्टो करेंसी अवैध नहीं है? ऐसी सर, जानकारी माफी है चाहूंगा आपको? सर, मैंने ऐसा कोई डिसीजन पढ़ा नहीं सर। ठीक मैं है। इसको पढ़ूंगा सर जरूर। ठीक है, एक ये INSTC, एक कुछ योजना है INSTC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जानकारी है आपको इसके बारे में? माफी चाहूंगा सर, मैंने उसका नहीं पढ़ा। फुल फॉर्म है इसकी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर। जी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। बताइए क्या है? सर, कर्क रेखा के कर्क रेखा के ऊपर के जो उत्तर के देश हैं और दक्षिण के देश हैं, इसमें व्यापार सुगमता के लिए अ, एक परिवहन मार्ग का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक परिकल्पना की गई है, जिससे व्यापार सुगमता हो और जो सभी देश हैं उसमें आंतरिक व्यापार को बढ़ावा मिले। इसमें भारत की क्या भूमिका है? सो इस की जानकारी नहीं है आपको? नहीं सर। सीपेक क्या है और क्या इसके बारे में क्यों ये ज़्यादा चर्चा में रहता है? सर, सीपेक जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर है। इसमें
जो चीन है वो पाकिस्तान में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए एक व्यापारिक कॉरिडोर बना रहा है। भारत प्रारंभ से ही इसके विपक्ष में रहा है, क्योंकि सर ये जो कॉरिडोर है वो भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर जाता है, जहाँ पे भारत अपना अधिकार दावा करता है। और इससे भारत की जो सामरिक और जो रणनीतिक महत्व के जो स्थान है तो उनको भी खतरा पहुंचने का अंदेशा रहा है। इसलिए सर भारत इसका विरोध करता रहा है। ठीक है। एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, ये क्या होता है? ओसीआई कार्ड धारक। सॉरी सर, मेरे बात नहीं पड़ा सर। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, एक नई कोई योजना शुरू की है भारत में, क्या है ये? माफी चाहूँ सर, मेरे बात नहीं पड़ा। चलो ठीक है। हनुमान जी। जी सर। मनीष जी, आप राजसमंद जिले से बिलोंग करते हैं। मुझे थोड़ा सा जिले के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम बताइए, जहाँ पर कि उनके विकास की अधिक संभावना है, या फिर कहें कि ये जो आपके जिले के गौरव है। सर श्रीनाथ जी का मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, इसके अलावा सर गोरम घाट, चाबुयार का मंदिर, खमनोर और दिवेर, ये प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जिसमें विकास की बहुत संभावना है सर। अच्छा, आपने जो बताया उसमें मुझे लगता है कि एक विशेष संप्रदाय से संबंधित राजसमंद जिले में बहुत से मंदिर बने हुए हैं। वो संप्रदाय से वल्लभ संप्रदाय। क्या कारण है कि वल्लभ संप्रदाय के मंदिर राजसमंद क्षेत्र में ही सबसे अधिक बने हुए, राजस्थान में कम ही देखने को मिलते हैं? सर इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। सर जब मुगल काल में औरंगजेब के टाइम पे जब मंदिरों को ध्वंस कर रहा था, उस समय सर राणा राज सिंह जी ने उनका संरक्षण किया। मथुरा से, वृंदावन से जो भी वहाँ के पुजारी थे, वहाँ के जो स्थानीय नागरिक थे, जो मंदिरों मूर्तियों को लेकर आप शरण शरण के लिए ये आए थे, उनको शरण दी थी महाराणा राज सिंह जी ने। इसलिए राजसमंद में जो वल्लभ संप्रदाय है उसके मंदिर और उनके जो स्थल हैं, पीठ है, वो अधिक दिखाई देते हैं सर। अच्छा, और राजस्थान में कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान है जहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के जो स्थान है, तीर्थ स्थल है? सर भरतपुर में, कामा में है सर, करौली में है, और सर राजस्थान में ये 3 जगह ही हैं सर। अच्छा, जयपुर में कोई स्थान नहीं है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, और वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक कौन थे, सर उनके बारे में वल्लभाचार्य मुझे जी थे। बताइए। वल्लभाचार्य जी थे। हाँ, उनका कुछ एक सिद्धांत है, प्रसिद्ध है बहुत। जी सर, वो सर द्वैताद्वैतवाद है सर। द्वैताद्वैत, ये क्या होता है? माफी चाहूंगा सर, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं अच्छा, आपने एक कुंभलगढ़ किला बताया, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएंगे संक्षेप में? है। जी सर, जो कुंभलगढ़ किला है वो महाराणा कुंभा ने इसका पुनरुद्धार कराया था। ये मुख्य रूप से मौर्य वंश के शासक द्वारा निर्मित जो किला था उसके अवशेषों पे इसका निर्माण कराया गया था, कुंभलगढ़ किला। ये इसके जो दीवार प्राचीर है वो इसकी मुख्य विशेषता है, जो 36 किलोमीटर लंबी है, और ये विश्व में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय स्थान पर रखती है। इस किले के मध्य भाग में एक कटारगढ़ दुर्ग है, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। जो ये किला है इसका सामरिक महत्व भी है, क्योंकि ये मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से बादल महल है। अच्छा, और ये इतिहास में तो इसका सामरिक महत्व था, लेकिन क्या वर्तमान में भी इसका कुछ महत्व है? जी सर, पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण किला है दक्षिणी राजस्थान का। और इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया, कब किया जी गया सर। था, आपको जानकारी है कब जी किया सर, गया था? एग्जैक्ट मुझे स्थान याद नहीं है, अगर आप अनुमति दे तो मैं अनुमान लगाना चाहूँगा।
बिल्कुल बताइए बताइए। सर 2014 में सर इसको विश्व धरोहर घोषित किया था सर। अच्छा, और इसके साथ कौन कौन से और राजस्थान के कितने किले हैं जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? सर राजस्थान के 6 किले हैं जिन्हें विश्व विरासत में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? सर चित्तौड़गढ़, गागरोन का दुर्ग है, कुंभलगढ़ और आमेर का किला है, और सर एक मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, आप मुझे बताइए जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसमें हस्तशिल्प उद्योग का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि राजस्थान की पूरी अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प का महत्व है। मुझे बताइए कि राजस्थान जिले की अर्थव्यवस्था है उसमें हस्तशिल्प के कौन कौन से उत्पाद है जो बहुत अधिक फेमस है और जिनका अधिक महत्व है, और ऐसे कौन से हस्तशिल्प उद्योग है जिनका विकास की संभावना भी है? सर राजसमंद में मुख्य रूप से जो विश्व प्रसिद्ध है वो यहाँ की जो टेराकोटा है। हेलो, सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज है। हाँ, सर आ रही है। जो मोलिला की जो मृৎशिल्प है टेराकोटा, वो बहुत फेमस है सर। इसके अलावा नादौरा की पिछवाई कला है, और मीनाकारी भी यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा सर जो देवगढ़ जो चित्रशैली है, वहाँ की जो चित्रकला है, उसका भी काफी महत्व रहा है राजसमंद की और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। और ये सभी क्षेत्र सर वर्तमान में इनके विकास की अपूर्व संभावना है सर। अच्छा। बहुत अच्छा। आपने बजट के बारे में पढ़ा? जी सर, मैंने बेट पढ़ा सर। बजट पढ़ा आपने वर्ष 2020 21-22 का? सर मैं उसका जो जो स्पीच है वो पढ़ पाया था, मैं पूरा जो आर्थिक समीक्षा है उसको मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ। तो मुझे आप बताएंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए बजट में कुछ विशेष बातें हो या विशेष प्रावधान जो आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हो? जी सर, राजसमंद जिले के लिए जो के एन माहेश्वरी कन्या महाविद्यालय की घोषणा की गई थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी घोषणा थी राजसमंद के लिए, वो चंबल के जल के लिए थी, जिसके लिए 1032 करोड़ की घोषणा की गई थी। इसके अलावा सर दिवेल जो महाराणा प्रताप की से प्रसिद्ध है, उसको उप तहसील बनाने की घोषणा की गई थी। और एक जो अजमेर और राजसमंद की सीमा पर एक चौकी थी, उसे थाने में क्रमोन्नत किया गया था। थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर प्लीज। बहुत अच्छा। जी सर। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ, बाद में पूछ लेंगे अपने शर्मा जी। हाँ, आप मुझे है ना सीधा आंसर देंगे आप जो मैं पूछता हूँ। जी ताई सर। बाई की बात आप न कहें। आपने मनरेगा की बात की, इसमें मजदूरी कितनी है आजकल? सर ये अभी वर्तमान में 224 रुपये सर। मनरेगा को लेकर कोई राजस्थान सरकार ने कैंपेन चलाए कि कोई अभियान चलाए थे अभी हाल ही में? सर कोविड के टाइम पे इसके लिए विशेष अभियान चलाए गए थे, और जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं। दट इज ओके। आप मुझे उस कैंपेन का, उस अभियान का नाम बताइए, क्या नाम से, किस नाम से चलाई थी, मतलब उतना ही केवल। सॉरी सर, मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। काम मांगो अभियान सुना? जी सर। अभी वर्तमान में क्या चलाया जा रहा था कुछ दिन पहले? सॉरी सर, मुझे नहीं, ठीक है, ओके। आप पैदल दौड़ में आपने कांस्य पदक हासिल किया है। जी सर। एक दौड़ते हुए व्यक्ति में और पैदल चाल में कौन सा ऐसा स्तर है जहां पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को कि ये अब पैदल चाल हो गया, अब दौड़ रहा है, मतलब कैसे पहचानोगे? इसमें सर दो चीजें होती हैं। जो ये घुटना होता है, घुटना मुड़ता नहीं है पैदल चाल में, और दौड़ते समय पंजा पहले पड़ता है, और पैदल चाल में सर एड़ी पहले पड़ती है जमीन पे। तो मुख्य सर दो ये चीजें होती हैं जिससे अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं कि भाई आदमी दौड़ रहा है वही चल रहा है। ठीक, ठीक। फुटबॉल के आप खिलाड़ी हैं, भारत जी की सर। क्या रैंकिंग है अभी फीफा में? सर वर्तमान में सर 125वीं रैंक थी सर, लास्ट में जो मैंने पढ़ा सर। नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वही फुटबॉल में क्यों ज्यादा निपुण होते हैं, क्या वजह है? सर इसके पीछे भौगोलिक कारण भी हैं और आर्थिक कारण भी है सर।
भौगोलिक कारण ये सर कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो जो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति हाइट है, तो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बिल्कुल उसी तरह होती है जो यूरोपियन कंट्रीज के समान होती है। इसके अलावा सर जो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ के जो ब्रिटिश काल से ही वहाँ फुटबॉल फेमस रही है और वहाँ पे स्पॉन्सर्स ज़्यादा मिलते हैं फुटबॉल को, तो इसलिए सर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पे फुटबॉल ज़्यादा फेमस है। नहीं, हाइट्स जो होती हैं ऊंचाई पर तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। फुटबॉल खेलने वालों को ऑक्सीजन की कम आवश्यकता होती है। सर जो वो लोग हाइट पे भौगोलिक कारण के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, तो जब वो लोग मैदानी क्षेत्र में आते हैं, मैदानी क्षेत्र में खेलते हैं, तो जो स्टेमिना चाहिए होता है दौड़ने के लिए और जो फुटबॉल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फिजिकली। ठीक है, ये कोई साइंटिफिक रीजन है या आप मतलब ऐसे ही मतलब अपने अंदाज से कह रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर जो स्टडी हो रखी है और जो नॉर्थ ईस्ट के जो कंडीशन है वो यूरोपियन कंट्रीज की जो कंडीशन है समान ही है। ओके, चलो कोई बात नहीं। आप कविता भी लिखते हैं? जी सर। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि कहाँ तक पहुंच गए थे जहां कवि नहीं पहुंच पाए, या कवि कहाँ पहुंच गए जहां रवि नहीं पहुंच पाए? मतलब कवि कहाँ पहुंच गए जहां रवि नहीं पहुंच पाए। सर जो कवि होता है वो अपनी कल्पनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक, उनकी अंतिम आशा तक पहुंच सकता है। हम्म, और मतलब समाज के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सूर्य की किरण भी संभव नहीं है, अगर सर एग्जाम्पल लें हम, तो कविताओं के माध्यम से कई बार कवि जो बाल श्रमिक हैं, जो बिल्कुल अंधेरे क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्हें सूर्य की रोशनी भी नसीब नहीं होती है, कभी उनकी वेदना को भी अपनी कविता के माध्यम से लिखता है। तो इस तरह से इसको हम प्रोजेक्ट रवि वहां प्रोजेक्ट कवि। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, किस विषय पर कविता आप लिखते हैं, विषय बताएं मुझे। सर समसामयिक विषय होते हैं और प्रकृति पे और जो देश के जो मुद्दे होते हैं, माँ माँ पे जो माँ और ऐसे इन मुद्दों पे मैं अक्सर लिखता हूँ। वर्तमान में देश में कौन से मुद्दे, कौन सी ऐसी घटनाएं जिन पर आप कविता लेखन करना चाहेंगे, कुछ घटनाओं का नाम बताइए मुझे। सर वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है मैं उस पर लिखना चाहूंगा और मैं लिख भी रहा हूँ सर, कोशिश कर रहा हूँ उसमें लिखने की मैं। ठीक अ, है। इस- और इसके इसके अलावा सर जो एक पाल घाट में घटना घटी थी, मैंने उस पर भी एक कविता लिखी थी। ओके, और सर वर्तमान में और जो कोई? जी सर। अच्छा, इन विषयों पे आप लिखना चाहेंगे, ठीक है। आगे पूछिए अपने शर्मा जी। जी सर। बीटेक से सवाल पूछिए जरा। हाँ सर। सर आप ये बताइए, आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की है और अब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, तो आपके बीटेक की, आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या क्या जो चीज़ें हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएगी आपके लिए? शर्मा जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है। हाँ, अब ठीक। जी सर। जी सर। हाँ सर, क्वेश्चन सुनाई दे दिएगा? जी सर, मैं सुनना पसंद करूंगा। तो सर बोलिए। क्वेश्चन ये है कि आपने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया, तो क्या क्या क्वालिटीज है आपके एज एन मैकेनिकल इंजीनियर जो आपकी काम आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा टेम्परामेंट है वो मेरे अंदर डेवलप हुआ है। जो मैनेजमेंट के जो गुण हैं वो मेरे अंदर डेवलपमेंट हुए हैं, लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट हुई। और सर प्रशासन में सबसे बड़ी चीज होती है कि कम संसाधनों से अधिक प्रोडक्टिविटी निकालना। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से मैंने ये चीज सीखी है कि मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम आउटपुट कैसे दिया जाता है। तो मैं मानता हूँ सर कि जो मेरी ये क्वालिटी है इंजीनियरिंग की, वो मेरे को प्रशासन में बहुत हेल्प करेगी। राजस्थान स्टेट के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने जो पढ़ाई की है उसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स है वो काम आ सकते हैं डायरेक्टली? सर ऑपरेशन रिसर्च एक्सपीरियंस होता था, वो सीधे तौर पे इसमें काम आएगा। और लॉ फॉर इंजीनियर्स था एक सब्जेक्ट, वो सीधे तौर पे काम आएगा। इसके अलावा एक मैकाट्रॉनिक सब्जेक्ट था, वो सीधे तौर पे राजस्थान के लिए काम आएगा। और रोबोटिक्स और ये जो सब्जेक्ट थे ये भी सीधा सीधा राजस्थान के लिए काम आएगा।
आपने मैकेट्रॉनिक्स के बारे में बताया, ये अभी फिलहाल में एक हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आई है जिसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी हुआ था, मुंबई से लेके पुणे के बीच में आने वाली है। तो ये हाइपरलूप क्या कंसेप्ट है? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा सर। अभी जो हमारा इसरो है उसने एक नया स्क्रैमजेट इंजन का जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन किया है। तो ये स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है? सॉरी सर। तो ये जो प्रोपल्सल टेक्नोलॉजी होती है, रॉकेट जेट इंजन वगैरह, तो उनका बेसिक फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल होता है जो उसके ऊपर काम करता है? सॉरी सर। सर, आपने राजस्थान जो है स्टेट है वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए काफी जाना भी जाता है, और आने वाले जो हमारी एनर्जी की जो प्रॉब्लम्स है वो माना जा रहा है कि इन दोनों से सॉल्व हो सकती है। तो आप बताइए कि जो विंड एनर्जी है वो जनरेट होने का क्या बेसिक प्रिंसिपल्स रहता है? सर, विंड एनर्जी जो जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है, जो टरबाइन की ब्लेड होती है वो विंड से मूव करती है, जिससे जो अपना जनरेटर है उसके जो आर्मेचर है वो घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सर। अभी इलेक्ट्रिक जो कार्स है, इलेक्ट्रिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। हमारी जो फेम सेकंड भी आई है वो भी इसके ऊपर फोकस कर रही है। तो आप बताइए कि जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो इंजन होता है और एक इलेक्ट्रिक इंजन होता है उसके बीच में क्या फर्क होता है? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है सर। कोई बात नहीं। अभी जो हमारा फोकस हो रहा है कि हम नए कोचेज लेके आ रहे हैं और हम अपनी नया एक मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, जो नए अपने कोचेज बन रहे हैं ट्रेन के लिए प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हमने। तो उसमें ये है कि जो कोच है वो पूरे डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर होंगे। तो आपने ये मैगलेव टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है, जो भी काफी न्यूज में भी रही है? सर, एग्जैक्ट मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ मैंने इसके बारे में बिल्कुल कर रहा हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें कोशिश करूँगा सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेजर टेक्नोलॉजी में सर जो कोचेज होंगे, वो सर जो रेल की पटरी है उससे कुछ वो हाइट पे चलेंगे सर, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जिससे जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी फ्रिक्शन कम होने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा था। अभी हाल ही में PSLV 51 लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो आप बताएंगे ये PSLV और GSLV के बीच में क्या फर्क है? सर, जो पृथ्वी की भू स्थिर कक्षाएं हैं और उनके जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं में जो अंतर है, डिफरेंस है, उस पे PSLV और GSLV इनका नाम पड़ा है, कोई इनका difference बिल्कुल। अभी सर आपने एक रोबोटिक्स का बताया था, जो पोटेंशियल है हम यूज कर सकते हैं राजस्थान में। तो अभी हाल ही में एक जो टाइगर नाम से यूटिलिटी मोबिलिटी व्हीकल आया है, आप उसके बारे में आपने पढ़ा है? हेलो? मनीष जी कहाँ चले गए? हैंग हो गए कुछ कॉल आ गया। हैंग हो गई है लगता है। आ गए वापस। हेलो? हेलो? हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ सर। जी सर, मैं ये पूछा था आपसे कि अभी एक जो टाइगर X1 करके कोई एक नया रोबोट आया है, इसके बारे में आपने पढ़ा है? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पढ़ा सर। तो सर तो ये बताइए कि जो हमारा एयर कंडीशनर और जो फ्रीज होता है, जो कॉमनली लगा होता है सब जगह पे, तो वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं ये दोनों जो है? थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल काम करता है सर। जी सर, जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है? सर, इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स जनरेट होंगे और उन फ्लक्स की में जब वेरिएशन होगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जनरेट होगा सर। इंजन की क्या परिभाषा है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ बात नहीं। सर, मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। सर सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इंजन वो एक चीज या वो डिवाइस है जो अ, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है, मैकेनिकल इसको एनर्जी में चेंज करती है। बात नहीं, आप इसके बारे में पढ़ना। मैं ये एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आप कोई नई कार खरीद रहे हो तो आप उसमें क्या क्या जो फीचर्स है वो देखोगे। आप एक इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो आप उसमें क्या क्या फीचर्स देखोगे? सर सबसे पहले तो मैं उसमें उसका जो माइलेज है, उसका एवरेज है, वो देखूंगा। इसके अलावा सर जो उसकी जो इंजन की कैपेसिटी है, लोड की कैपेसिटी, उसको देखूंगा। इसके अलावा सर उसकी जो उसका एबीएस वाला जो सिस्टम है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, वो उसको मैं देखना चाहूँगा। ये एंटी ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है सर? एंटी ब्रेकिंग सिस्टम में ये जो ब्रेक होते हैं, वो टायर के अंदर प्रेशराइज ब्रेक होते हैं सर, और एक साथ ही चारों पीयू पे अप्लाई होते हैं। तो जो गाड़ी है वो अपन जब उसको फोर्स अप्लाई करते हैं ब्रेकिंग के लिए, तो वो बिल्कुल बहुत जल्दी और अच्छे से उठती है गाड़ी। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, आपसे फीडबैक शुरू महावीर कर जी, दीजिए। हाँ आकाश जी, आप फीडबैक शुरू कर दीजिए। आकाश जी हाँ शुरू सर। करो। महावीर जी बताओ, आप बताओ यार हाँ, पहले। मैं सर ये बताऊंगा हाँ कि आप जैसे आप काफी टाइम भी हो चुका है तो इतना ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बट जो करंट में रहता है, जैसे हाइपर लूप है तो वो काफी जगह मुझे भी मॉक में पूछा है और पूछते भी है। उसके अलावा जो अभी पीएसएलवी, जीएसएलवी और सोलर एनर्जी के रिलेटेड, विंड एनर्जी का जो बेसिक जो है क्वेश्चंस है, और जेट के रिलेटेड न्यूज में आता रहता है, तो उनके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इन चीजों के बारे में, बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं। जी सर। हाँ, ठीक है महावीर सर। जी, मनीष जी, अच्छा था आपके, काफ़ी चीज़ें क्लियर है। बस थोड़ा सा करंट की चीज़ें करंट जैसे, सर। हाँ करंट वाला थोड़ा देख लेना, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, ये इनकी सामान्य चीज़ें प्रीवियस हैं, आप देख लो। अब क्योंकि बीटेक भी है आपका और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। एक आपने वो जो वल्लभाचार्य का जो है ना, शुद्धाद्वैत है, द्वैतवाद नहीं है, वो ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद है। और INSTC वाला जैसे था तो आपने पहले कहा सर मैंने पढ़ा नहीं, फिर जब मैंने उसका फुल फॉर्म बताया तो आपने बता दिया। तो आप इसको पूछ सकते थे, आप कह सकते सर इसका विस्तृत रूप बता दीजिए, तो मैं बता सकता हूँ, या है ना। बाकी बढ़िया सर, करंट टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू। सर मैं तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे थे। वैसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने बहुत अच्छे फैक्ट अच्छे बताए, लेकिन वो जो महावीर जी ने भी बताया वो सिद्धार्थ वैसा, वही मैं कहने वाला था कि आपका जो सिद्धांत था। और बाकी आपके जो क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट पे थे वो तो आपने अच्छे बताया, जैसे कि बजट में आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या प्रावधान है, वो बहुत शानदार बताया आपने, क्वेश्चन अच्छा था। और बाकी बस यही कि करंट करंट ही है मैन, अब करंट पे ही फोकस करो। बाकी आपने डिस्ट्रिक्ट है, आप जॉब है, ये तो आपने बहुत अच्छी- ठीक है सर, नेक्स्ट। ठीक 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 है सर, थैंक हाँ मनीष जी, यू। हाँ सर। ठीक है ना। मैंने आपसे सवाल किया था कि आपने हॉबी में लिखा है ना कविता लेखन। जी सर। हाँ, तो ज्यादा डीप में कोई सवाल तो पूछा नहीं, मैंने तो यही पूछा था कि आप किन विषयों पर लिखना पसंद करेंगे या करते हैं। जी या सर। अब भी ऐसे नहीं पूछा था, मुझे याद नहीं क्या सवाल पूछा मैंने। हाँ। लेकिन जो विषय आपने चुने ना, वो विषय थोड़ा ध्यान से चुना आपने। किसान आंदोलन चुना, ये बहुत अच्छा है। इस पर सवाल पूछे तो आप आराम से, आपने तैयार किया हुआ आप दे सकते हैं। जो पाल घाट वाला मुद्दा है ना, दैट शुड बी अवॉइडेड, वो नहीं करना है हमने। ठीक है क्योंकि सर। हर व्यक्ति के पूर्वाग्रह होते हैं, वहां बैठे हुए व्यक्ति के किसी के हो सकते हैं।
तो वो कहीं और लेकर चला जाए, है ना। ठीक है किसानों सर। वाला एक संवेदनशील मुद्दा, और हम पक्ष विपक्ष जो भी हमारी राय हम दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है असहमति हो, और वो बैलेंस व्यू हमारा होता ही है। वैसे भी किसानों वाले मुद्दे पे हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये पाल घाट पुल घाट ये सब चलते हैं ना ऐसे कुछ, मतलब ये ज्यादा सेंसिटिव है। तो हम कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के मतलब अपने पूरे प्लान के और वो मैनेज व्यूज होते हैं पूरे बनाए हुए। हर व्यक्ति एक्सरसाइज करता है अपने दिमाग में हर सब्जेक्ट पे, है ना। तो उस एक्सरसाइज के हम शिकार ना हो जाए,